हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने फैक्ट इन इशू के बारे में आपको बताया था वो एग्जांपल से। तो आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। फैक्ट इन इशू होता क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, फैक्ट इन इशू में जो मेन चीज़ है वो ये होता है डिस्प्यूटेड मैटर। जिस बात पे विवाद है, जिस बात पे लड़ाई है, जिस बात पे झगड़ा है, वो है मोटी मोटी सी बात जिसे हम कहें ना मेन फैक्ट। मेन बात बताओ वो क्या है, वो मेन चीज़। तो बेरक क्या कह रहा है हमें इसमें। मैं आपको डेफिनेशन इसलिए आराम आराम से करा रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको पूरा चीज़ें जो एविडेंस है पूरा समझ में आ जाएगा। फिर हम दो तीन तीन सेक्शंस को लेके चलेंगे, जिससे कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं उस हिसाब से हम फटाफट से सब तैयार हो जाएं इस चीज़ को लेके। और मैं आपको प्री और मेंस के दोनों के साथ साथ लेके चलूंगी कि बेरक में सेक्शंस में कौन सी डेफिनेशन से कहाँ से क्या पूछता है क्या नहीं, जिससे कि आपका रिविजन अच्छे से होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट इन इशू बेरक, सिर्फ आपको बेरक खोलनी है और एक नोटबुक साथ में रख लेनी है, जिससे कि आप मेन चीज को उसमें लिखते जाएं। तो फैक्ट इन इशू में है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। ऐसा कोई फैक्ट्स, ऐसा कोई तथ्य है जो जिसे अकेले से ही या अन्य, या तो अकेला ही या तो खुद ही या और फैक्ट्स के साथ जुड़ा हो। ठीक है ना। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, जो किसी एग्जिस्टेंस के बारे में या किसी की नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में जोर देता हो उस बात पर। नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एनी राइट लाइबिलिटी, जो किसी के अधिकार, अस्तित्व या अनास्तित्व की नेचर के बारे में बात करता हो तो उसे फैक्ट कहते हैं। अब इसमें जो आपको याद करना है वो क्या करना है, एलिमेंट्स याद रखने हैं आपको। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको भी समझ लें अच्छी तरह, जैसे कि हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, आइदर बाय इटसेल्फ, या तो अपने आप में ही या तो अकेले ही, है ना। कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दूसरा, और तीसरा एग्जिस्टेंस। नोटबुक इसमें बेरक में आप उसको टिक करते जाएं, राइट्स एंड लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। तो ये इसके चार एसेंशियल एलिमेंट हैं जो आपको याद करने हैं। ये आप याद करेंगे तो इससे आपका प्री में और मेंस में भी शॉर्ट नोट में पूछ देगा कि व्हाट इज डिफाइन फैक्ट इन इशू। इस तरह से कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में पूछ देता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि फैक्ट इन इशू क्या है। अब देखिए फैक्ट इन इशू फैक्ट इन इशू के बाद इसमें दी गई है एक्सप्लेनेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखा है वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि जब कभी किसी कोर्ट में किसी बात को, किसी तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित, यानी कि प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, यानी कि सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड एनी रिकॉर्ड्स एंड इशू ऑफ फैक्ट्स, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। इसका मतलब ये है, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत तो आप डिगलॉट खरीदिए, जिससे कि आपको साथ साथ समझ में आता जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जब कभी कोई कोर्ट विवाद तथ्य यानी फैक्ट इन इशू को सिविल प्रक्रिया यानी सीपीसी से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन बताया जाता है, यानी अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, तब ऐसे विवाद के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान किया जाना है वह विवाद तथ्य है। इट मीन्स इन सिविल केसेस में क्या होता है, प्लीडिंग में एक पक्ष द्वारा कहा जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा उसका इनकार किया जाता है। तो क्रिमिनल में जिस बात पे आरोप है, ठीक है ना, यानी कि इसको ऐसे समझिए जैसे कि फैक्ट इन इशू और इशू इन फैक्ट, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू और इशू इन फैक्ट ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहा है, फैक्ट इन इशू और इशू इन फैक्ट। देखो सीपीसी में कहते हैं इशू इन फैक्ट, ऑर्डर 14 रूल 1 to 7। सीपीसी में विवाद तथ्य को इशू इन फैक्ट कहा जाता है और सीआरपीसी में ही उसे चार्ज कहा जाता है और एविडेंस में उसे फैक्ट इन इशू कहा जाता है। बात एक ही है, लेकिन सब अपनी अपनी तरीके से अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक है ना। जैसे किसी केस में कौन सा फैक्ट इन इशू है, ये उसका सब्सटेंटिव लॉ सीपीसी या सीआरपीसी द्वारा डिसाइड किया जाता है। फैक्ट इन इशू वो सब्जेक्ट है जो पार्टी के बीच डिस्प्यूटेड हो, विवाद में एक पार्टी अफर्म करे और दूसरी डिनाइड करे। सिविल और क्रिमिनल केसेस में फैक्ट इन इशू सीपीसी में ऑर्डर 14 रूल 1 to 7 में फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने का प्रोसीजर बताया गया है। बट क्रिमिनल केस में चैप्टर 19 में एक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए हुए आरोप को ही फैक्ट इन इशू कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप परेशान हो, बट आप इतना जरूर ध्यान रख लेना कि सीपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, इन्होंने बात अपनी एक ही कही है, लेकिन सबके कहने के तरीके अलग हैं। तो यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में यही बता रहा है कि जो सिविल प्रोसीडिंग में एक पक्ष ने कहा, दूसरा उसे डिनाई कर रहा है, तो क्रिमिनल में वो उसको क्या कहा जाएगा, चार्ज कहा जाएगा। फैक्ट इन इशू और इशू इन फैक्ट, यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है? अब इलस्ट्रेशन बता रहा है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। इलस्ट्रेशन को आप समझ लिया। अगर आपको कभी भी कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे पहले आप उस सेक्शन की इलस्ट्रेशन को समझ लें। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है कई बार, तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए क्या है? एक्यूज्ड है बी के मर्डर करने का। अब उसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू है, ठीक है। एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू। सबसे पहली बात, क्या फैक्ट इन इशू है इसमें कि दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, यानी कि ए ने क्या कर दिया, बी को मार दिया। तो बहुत बड़ा फैक्ट है ना, मर गया। अब दूसरा है दैट ए इंटेंटेड टू बीज डेथ। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसकी इंटेंशन थी, है ना, उसकी इंटेंशन थी। देखो, किसी को कोई मारेगा कब, किसी को कोई हर्ट कब करेगा, जब उसकी इंटेंशन होगी ना। तो सबसे पहले तो इंटेंशन ही देखी जाती है। तो ये भी सबसे पहला मुद्दा तो होगा कि मर गया तो क्या हो सकता है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो भी कुछ होगा तो ये तो देखा जाएगा ना क्यों मारा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि इंटेंटेड, है ना, उसका आशय था। उसके बाद है अब वो कैसे मरा। देखो, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, यानी कि ए को बी ने क्या किया, यानी सडन प्रोवोकेशन दिया, यानी कि उसको बहुत अचानक से प्रकोपन, उत्तेजना मिला, यानी बहुत उसको बहुत इस तरह से वो किया जिससे कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सडन प्रोवोकेशन जिसे हम कहते हैं। अब फिर उसके बाद लास्ट उन्होंने अलग से बात कह दी कि देखो दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जिस समय उसने ऐसा किया, विच कॉस्ट बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। इसका मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि अब वो क्या करे, जिस समय उसे वो मार रहा था उसे उस चीज का पता नहीं था, है ना। देखो हिंदी में भी लिखा है कि यह कि खा की मृत्यु करने का कार्य करते समय जो ए था वो अनसाउंड माइंड होने की वजह से उसे नहीं पता था जी मर जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा कि अनसाउंड माइंड था उस टाइम। और अगर जैसे उस टाइम अनसाउंड माइंड था, यानी कि उस टाइम पागल था या उसको समझने की उसकी समझ नहीं, वो बुद्धि नहीं थी, तो ये अब ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाएगा जी। आप उसको साबित करें कि वो कह रहे जी मैं अनसाउंड माइंड था। अच्छे भले आदमी को भी समझ में आएगा, किसी के सर में डंडा मारो तो मरेगा या बचेगा। और स्पेशली जैसे कि केस हुआ था जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के सर में डंडा मार दिया था। तो फिर बाद में उसने कहा जी मेरे से गलती से हो गया था, और सीधा उसके उसको ब्रेन पे लगा। तो अब इतनी समझ तो हर किसी में होती है, लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि आप ये आपको ना वो करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा जी वो अनसाउंड माइंड था, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड यानी कि उसको उस चीज को समझने की वो नहीं थी, उसको नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक फैक्ट इन इश्यू हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। अच्छा, डॉक्यूमेंट से पहले मैं इसमें एक दो चीज आपको और बता दूं कि फैक्ट इन इश्यू में क्या क्या होता है। फैक्ट इन इश्यू में दो चीजें और आपको समझनी है ना। एक सेकेंड। हाँ जी, तो फैक्ट इन इशू देखिए, रेलिवेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फैक्ट भी बता चुकी हूँ। फैक्ट इन डिफरेंस बिटवीन देम, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू में और रेलिवेंट फैक्ट में डिफरेंस क्या है? फैक्ट इन इशू मैंने आपको बताया डिस्प्यूटेड मैटर होता है फैक्ट इन इशू, और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है?
ऑल फैक्ट इन इशू आर नॉट रेलिवेंट फैक्ट। ये जो रेलिवेंट फैक्ट है ना, ये सेक्शन 5 से इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको याद कर ले, समझ ले कि फैक्ट इन इशू तो डिस्प्यूटेड मैटर हो गया, और जो रेलिवेंट है, सुसंगत, हमने पढ़ा ना सुसंगत क्या होता है। तो सुसंगत तथ्य क्या कहा इन्होंने कहा कि देखो ऑल फैक्ट इन इशू, यानी सारे फैक्ट इन इशू सुसंगत तथ्य नहीं हो सकते, सारे डिस्प्यूटेड मैटर जरूरी नहीं है वो रेलिवेंट फैक्ट हो। उसके बाद सेकंड है शो राइट एंड लाइबिलिटी। फैक्ट इन इशू में क्या होता है, राइट और लाइबिलिटी शो होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो फादर वाला एग्जांपल दिया था। तीसरी बात मेन फैक्ट, फैक्ट इन इशू क्या है, मेन फैक्ट है। फोर्थ है बेसिस ऑन द प्लीडिंग टू डिसाइड द मैटर, यानी प्लीडिंग के बेस पे मैटर को डिसाइड किया जाता है। अब रेलिवेंट फैक्ट में क्या है, पढ़ते हैं फटाफट से। ऑल फैक्ट इन इशू आर नॉट रेलिवेंट फैक्ट्स, और रेलिवेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 to 55, कनेक्टेड फैक्ट्स हो गए तो रेलिवेंट फैक्ट्स हो गए, रेफर टू 5 to 55। एंड फोर्थ इज रेलिवेंट फैक्ट इज एविडेंसरी फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट इज एविडेंसरी फैक्ट। तो ये आप याद कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें दो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो लैटिन वर्ड है जो प्री में भी आया कई बार। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं। फैक्ट इन इशू को लैटिन वर्ड में कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट इन इशू को फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है अल्टीमेट फैक्ट टू प्रूवन। अल्टीमेट, इसको याद करना जरूरी है। अल्टीमेट फैक्ट टू प्रूवन इसको हिंदी में कहते हैं वो तथ्य जिसे साबित करना है, ठीक है ना। अल्टीमेट फैक्ट टू प्रूवन, फैक्टम प्रोवेंडन, वो फैक्ट जिसको साबित करना है। और रेलिवेंट फैक्ट का जो लैटिन वर्ड है वो है फैक्टम प्रोवेंस, इसमें है डम, उसमें है बेंस, तो आप इसको ध्यान रखें। फैक्टम प्रोवेंस मतलब एविडेंसरी फैक्ट, वो तथ्य, वो बातें जो कि एविडेंसरी, जिनकी एविडेंसरी वैल्यू है, उसको क्या कहेंगे हम, एविडेंसरी फैक्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है दुनिया में, वैसे अब जनरली हम लोग जो देखते हैं डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे, किसी पेपर पे कुछ लिखा है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन एविडेंस जो लॉ है हमारा, इसमें डॉक्यूमेंट किसे कहा गया, और ये प्री में भी आता है। इसमें सारे पॉइंट्स आपको दे देंगे और पूछ देंगे बताओ डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, मोटा मोटा सा पहले आप समझ लो कि आप अभी तक ये समझते थे कि किसी कागज पे कुछ लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट है, जबकि वही सफिशिएंट मैटर नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या है, चलो पढ़ते हैं फटाफट से। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, यानी कि ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें क्या लिखा हो, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा, उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा एक्सप्रेस किया गया हो। एक एक वर्ड से समझना होगा, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड, आई होप ये तो समझ गए आप। फ्रॉम एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब होता है किसी पदार्थ पर, लिक्विड पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। उसको आराम से समझते हैं, इसको ऐसे समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जिस पे कि कुछ लिखा हुआ है ना। दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों पर, अंकों पर या चिन्हों के साधनों द्वारा, किसी पदार्थ पर, आप इसको याद रखें, अक्षरों पर, इसको ऐसे समझे जैसे कि अभी हम इलस्ट्रेशन में एग्जांपल से पढ़ेंगे, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, जो इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। देखिए इसमें आपसे ये चीज तो कुछ नहीं पूछेगा, भी पूछेगा डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। जनरली एनी मैटर रिटन अपॉन अ पेपर इन एनी लैंग्वेज, किसी भी कोई भी ऐसा मैटर जो कि किसी पेपर पे लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, सच एज हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। बट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन डॉक्यूमेंट्स मीन्स
एनी मैटर एक्सप्रेस, ये तो हमारा हो गया। सब्सटेंस आप याद रखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस पे, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, स्टोन पे, सब्सटेंस हो गया, स्टोन हो गया, ग्राफिक्स हो गया। सब्सटेंस, स्टोन, ग्राफिक्स और एनी द मार्क्स, नंबर, राइटिंग, इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड यानी छपा हुआ ऑन ट्री। जैसे कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे ना, किसी के पास कुछ होता तो था नहीं लिखने को, तो वो पेड़ पे ही अपने, जैसे कि दूध, जैसे कि आपने देखा ठेली लगी रहती है ना, ये खाना बेचने के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या है ना, वो वहीं पे लिख दिया करते थे पहले। दूध का हिसाब भी ऐसे लिखा, पर पेड़ पे भी अगर कुछ लिखा है तो वो भी एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट उसको यूज किया जाएगा। ए रिंग बियरिंग नेम, जैसे किसी ने किसी का नाम अपनी रिंग पे लिखवा रखा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए मार्क ऑन अ फ्लैग, है ना, झंडे पे कोई मार्क, किसी उसका फ्लैग आर डॉक्यूमेंट अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। तो ये क्या है, ये एविडेंस के अंदर इसको माना गया है कि हाँ ये भी क्या है, ये सारी चीजें एविडेंस में इंक्लूड होंगी। अब इसमें जो आपको याद करना है वो क्या करना है, इसके 7 पॉइंट है, आप इन 7 पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, जैसे एक उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चाकू है क्या वो एविडेंस होगा, तो आप इसको याद कर लें। अगर आपको याद होगा तो नहीं हो तो आप सही आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है, तो वो तो है ही नहीं, है ना। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एनी मैटर अपॉन अ पेपर। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा मैटर जो कि कागज पे लिखा है किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद कोई पदार्थ, कोई स्टोन, और हाँ कैरिकेचर, कैरिकेचर भी है इसमें। कैरिकेचर समझते हैं ना, कैरिकेचर, और कैरिकेचर मतलब होता है जैसे कार्टून टाइप कर, जैसे कार्टून बना करके और उसको किसी का कोई कार्टून बना देना उस हिसाब से, और वो भी एक डॉक्यूमेंट है। और लिथोग्राफी, चलिए देखते हैं तो इसमें क्या है, और एनीथिंग, लेटर ऑन ग्राफिक्स, इम्प्रिंटेड ऑन ट्रीज, रिंग, फ्लैग, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हमारी एविडेंस हो गई, वो डॉक्यूमेंट हो गई, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट किसे कहा गया है, किसे नहीं कहा गया। लिथोग्राफी, फोटोग्राफी आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो आई होप ये चीज आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। तो बाकी कुछ नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको आप मुझे पूछ लें, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो दूसरी वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।